नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर 27 अक्टूबर आप लोग के बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि भैया 27 अक्टूबर को आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की यहाँ पर परीक्षा प्रस्तावित है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बीपीएससी का बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसकी परीक्षा तारीख यहाँ पर 17 नवंबर प्रस्तावित है। तो उसको भी आप लोग ध्यान से जो है दिमाग में लेकर चलिए। बाकी दिसंबर में आपका आर परीक्षा होना है, और ये समान अध्ययन की ये पेपर है भैया। ये आप लोग देखिए, मैंने आप लोग को एक चीज और बताया है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी जो है यहाँ पर फॉर्म आने वाला है, जो बहुत जल्द आ जाएगा। तो ये सब जो एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सब एग्जाम्स में सबसे कॉमन चीज अगर कुछ है तो वो भैया ये क्लास है। क्यों? क्योंकि इसके जो आप चीज देखते हैं ना, इसके जो 20 प्रश्न डेली कराए जाते हैं, ये हर एग्जाम्स जो आप देख रहे हो मैंने जितने बताए सब में कॉमन होने वाले हैं। तो भैया क्योंकि आप चाहे जो एग्जाम दोगे, वहां पर प्रीलिम्स होता है, और प्रीलिम्स में आपके यही ज्योग्राफी, यही हिस्ट्री, यही पॉलिटी, यही साइंस, यही करंट अफेयर्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और कई स्टैटिक चीजें तो ऐसे ही रिलेटेड होती है, ठीक है। तो भैया ये प्रैक्टिस क्लास आप सभी लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ा करें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार अभी आए हो, देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे तो इस क्लास को भी देखकर समझोगे और आने वाली महत्वपूर्ण क्लास से समझोगे कि क्यों ये चैनल आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। तो चलिए भैया पहले प्रश्न के साथ बढ़ते हैं। वर्ष 2001 से 11, जी भैया, यानी कि लास्ट पॉपुलेशन सेंसस जो हुआ है, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? आपको पूछ रहा है ग्रामीण जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ रूरल एरिया। जी भैया, रूरल एरियाज की बात कर रहा है आपसे, रूरल एरियाज के बारे में कितना था। तो यहां पर चलिए इस प्रश्न के जरिए हम बहुत सारी चीजों को यहां पर आज टच करने वाले हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 12.3% जवाब दिया वो सही कर लीजिए। देखिए, ग्रामीण स्तर पे बात कीजिए तो सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में आया था तो वो था आपका मेघालय। मेघालय जो है सबसे ज्यादा अगर ग्रामीण स्तर पर हुआ था, मेघालय था, और दूसरे नंबर पर आपका बिहार था, ठीक है। मेघालय था, फिर उसके बाद आपका कौन सा था भैया? बिहार था। जहां मेघालय का आपका 27% था, वहीं बिहार का 23% के आसपास क्या था? ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर थी, ठीक है। 23% और 27%। ओके। उसके अलावा अगर मैं कहूं कि जो है जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो जनसंख्या वृद्धि दर आपकी कितनी थी भैया? 17.64। कितना भैया? 17.64। और इस वृद्धि दर को अगर हम महिला और पुरुष के आधार पर वर्गीकृत करें तो महिला की ज्यादा थी कि पुरुष का? तो भैया पुरुषों की कम थी, पुरुषों की 17.19% थी जो मेल थे, ठीक है, मेल का। वहीं फीमेल का जो देखा गया था वो निकल के आया था 18.12%, ठीक है। यानी कि महिलाओं की वृद्धि दर जो है इस दौरान ज्यादा थी। अभी हाल ही में खैर गवर्नमेंट ने कहा है कि सेंसस कराया जाएगा, अभी नया का जो होना था बहुत पुराना है। वहीं अगर पूछा जाए तो भैया देखिए, शहरी का कितना था? शहरी का आपका 80 कह रहा हूँ 31.8 जो है आपके शहरी विकास दर, जनसंख्या विकास दर रही थी, ठीक है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। एक प्रश्न के साथ कितनी चीजें आपकी कवर होगी सोचिए। तो भैया ये वो क्लास है जो मैं कहता हूं जरूर से जरूर लिया करो, क्योंकि कहने को ये एक प्रश्न था, लेकिन तुमने सीखा कितना कि उससे कम से कम 4 से 5 प्रश्न तो आसानी से बन सकते, ठीक है। तो वो प्रश्नों पे मत जाओ, मैं यहाँ पर इतना डिटेल में आपको बताता हूं कि वो एक प्रश्न ही आपके 4-5 प्रश्नों के बराबर होता है, ठीक है। और क्योंकि जो चीज सामने आती है उसके बारे में हर डिटेल को टच करता हूं, क्यों? क्योंकि भैया देखिए, प्रश्न कहाँ से क्या बना दे एग्जामिनर, ये हम लोग को जाना है। प्रैक्टिस सेट क्या होता है? प्रैक्टिस सेट होता है सीखने का, जानने का, क्या पूछ सकता है। तो इन सब चीजों के लिए प्रैक्टिस सेट आपके लाए जाते हैं। तो इसका जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया? उपरोक्त सभी। देखिए भैया, आपका गोमती बैराज कहाँ है? तो गोमती बैराज का जितने लोगों ने सही जवाब अगर पूछता तो गोमती बैराज आपके गोमती नदी पर बना है, जो आपके लखनऊ में, कहां पर भैया? ये आपके लखनऊ में, ठीक है। देखो ये पता होना चाहिए, ये यूपी है, चाहे जहां पूछ लेता, ठीक है। उसका दूसरा यहाँ पर क्या है? गोकुल और लवकुश। तो लवकुश भैया आपके जो है कानपुर में है, कानपुर में, ठीक है। और ये आपके गंगा नदी पर, कौन से भैया? गंगा नदी पर ये बना हुआ है। वहीं आपका जो है गोकुल बैराज जो आता है वो आपके कहां पर स्थित है भैया?
वहीं आपका गोकुल बैराज आपके भैया बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मथुरा में है जो यमुना नदी पर बना है, कहाँ पर भैया, मथुरा में है, जो कौन से, यमुना नदी पर, जी भैया यमुना नदी पर जो है ये बना हुआ है, ठीक है, मथुरा में है जो यमुना नदी पर ये बना हुआ। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त हुआ बताइए, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं ये प्रश्न जब मैं किया तो मैं देखा वास्तव में कि ये प्रश्न तो मैं कई किताबों में नहीं पाया था। अब हो सकता है कि मेरे पढ़ने में कमी रह गई हो। क्या होता है ना कि किताबों में ही है कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ है वो नहीं, जितना मैंने स्टडी किया उससे कहीं नहीं मिला। अब इस प्रैक्टिस सेट ने मुझे मिला। तो ये क्या काम ये बता रहा है कि हाँ, प्रैक्टिस सेट जरूर करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, तुम पढ़ कितना भी लो, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हारी पढ़ाई पता है ये केवल एक क्या होता है, एक दिखावा बन के रह जाता है। तुम अगर जो पढ़ रहे हो वो दिखावा बन के रह जाएगा जब तक तुम प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो जितने लोगों ने क्या अथर्ववेद जवाब दिया, जी भैया जो सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद, ये जो है उसमें आपको किसके बारे में, काशी जो आपके भैया यहाँ पर स्थित है, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में से कौन सा एक था जो गाजी की उपाधि जो है धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था। चलिए बताइए, गाजी प्रथम सुल्तान कौन बना था, गाजी की उपाधि धारण करने वाला, बताइए। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, गयासुद्दीन तुगलक, जी भैया ए जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर लीजिए। आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक ने जो भैया ये तुगलक वंश का प्रथम शासक था, और इसने जो है तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण भी कराया था, और इसी ने गाजी की उपाधि धारण की, तो तुगलकाबाद का निर्माण कराया। तो और क्या कहते हैं, तुगलक वंश का प्रथम शासक 1320 से लेकर के 1300 आपके करीब जो है 25 तक, मतलब 10-12 साल रहा था। 5 साल माफ करेगा, 1320 से लेकर के 1325 तक इसका शासनकाल था। पहले के राजाओं का शासनकाल बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता था, इतना युद्ध लड़ा करते थे उसी में चोटिल, मतलब वो लोग जानते थे कि हमें बहुत लंबा नहीं जीना है। वो लोग एक चीज हमेशा सोच के जीते, इसलिए उन लोग की शादी कब हो जाती थी, 11 साल 12 साल पे शादियां हो जाया करती थी, ठीक है। और वो लोग जब 16 साल 17 साल के होते थे तो पता लगता था कि दो दो तीन तीन बच्चों के बाप बन जाते थे, ठीक है। जिस उम्र में हम लोग जो है सही से सोचना नहीं चालू करते उस समय वो बाप बन जाते थे। तो पहले की कल्चर अलग था। चलिए भैया, बहमनी साम्राज्य के किस शासक द्वारा हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश जारी किया गया था। तो भैया इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए भैया उनका नाम था क्या, जफर खान। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जफर खान भैया किसका नाम था, तो जितने लोगों ने, जी भैया आपका क्या होगा यहाँ पर, अलाउद्दीन हसन बहमन। ये भैया जो आप नाम देख रहे हो ना, ये हसन गंगू, हसन गंगू इनका नाम था। एग्जैक्ट नाम इनका क्या था, जफर खान, ठीक है। ये एक सरदार थे और इन्होंने अलाउद्दीन बहमन शाह की भैया, अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि ली थी। नाम इनका हसन गंगू था, जफर खान दूसरा नाम था, समझ रहे, ये उपाधि की वजह से इतना बड़ा नाम इन्होंने अपना रखा था, ठीक है। ये समझो कि यहाँ पर इतना बड़ा नाम क्यों देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इन्होंने ही जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, किसके भैया, बहमनी साम्राज्य। कहाँ देखने को मिलता है, आपके उत्तर साइड में जब जाएंगे वहां देखने को मिलता है। आपको पता है बहमनी विजयनगर और इन्हीं के बीच जो है अक्सर युद्ध हुआ करता था, काफी आप देखे होंगे। निम्न युगों में से कौन सा एक बेमेल है, चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा एक बेमेल है, उसका जवाब आप सभी को देना। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भैया, बताइए क्या होगा। देखिए भैया आप लोग से फिर बता रहा हूं, आप लोग की स्पेशल रिवीजन को लेकर के सब्जेक्टिव वाइज क्लास होने वाली है। जो आप लोग की एंशियंट इंडिया और जो आपकी पॉलिटी बची हुई है उसका कुछ मैंने कराया है, बाकी जो बची हुई है वो पूरी आपकी होगी। जो मैंने आप लोगों से बार बार कहा है वो कहा है तो वो होगी, ठीक है। उसके ये क्योंकि ये मेरा मेन फोकस है कि एंशियंट पॉलिटी, और अगर ये पहले खत्म करा दो फिर उसका जो है आपका साइंस, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप लोग को कवर करना, ठीक है। इस चीज के लिए आपको बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे साइंस से 10-10 12-12 प्रश्न आ रहे भैया। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर इलाही जवाब दिया और सही कर, इलाही भैया सोने का सिक्का था, किसका, सोने का सिक्का था, जो अकबर जी द्वारा जारी किया गया था। जरा सर जब इन्होंने दीन ए इलाही जब इन्होंने धर्म की स्थापना की थी तो उसके लिए इन्होंने सोने के सिक्के जो है क्या किए थे भैया, जारी किए थे, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की थी 1579 में, कब,
1579 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर, समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। तो भैया ये समझ रहे हो ना तुम लोग कि एक एक चीजें कितना डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। पढ़ो ध्यान से। और देखो एक चीज आप लोग समझो, रिवीजन पर अच्छा फोकस करो भैया, क्योंकि अब जितना कम समय आ रहा है ना, अब रिवीजन उतना ही मैटर कर जाएगा। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बस, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है चुनिए। चलिए बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है। जी भैया जितने लोगों ने क्या केवल दो जवाब दिया उस सही करे। देखिए सस्य नौ मतलब संख्या 9 उत्तर प्रदेश में इसके बारे में पूछा जाए तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, बिल्कुल सत्य कथन है। लेकिन यहाँ पर 2 हेक्टेयर से कम नहीं भैया, 2 हेक्टेयर नहीं, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर से जब कम होता है तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका हो जाता है क्या, सीमांत कृषक। और सुनो, 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है भैया, ये जाने रहना। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, क्योंकि एकड़ से भी कभी पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। देखो अब मैं बताता हूं, जब 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में हो तब आप क्या बन जाते हैं, छोटे किसान, स्मॉल फार्मर, ठीक है। उसके बाद जब आपका क्या होता है 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में हो, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में तो क्या हो जाते हैं, सेमी मीडियम। क्या हो जाते हैं भैया, सेमी मीडियम, ठीक है, सेमी मीडियम हो जाते हैं। वहीं पर आपका जब 4 से लेकर के किसके बीच में हो जाए, 6 के बीच में हो जाए, ठीक है, तो आप क्या हो जाते हैं, सॉरी 4 से 10 के बीच में हो जाए तो आप क्या, मीडियम हो जाते हैं। क्या भैया, मीडियम फार्मर हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है साइज के हिसाब से जो बंटवारा है किसके पास कितनी होल्डिंग है। और जब 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो जाए तो आप क्या, लार्ज फार्मर, यानी कितना, 25 एकड़ से ज्यादा जब हो जाए तो आप क्या हो जाते हैं भैया, लार्ज फार्मर हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट इतना डिटेल में बता रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं कि तुम जानो, समझो, सीखो और उससे क्या करो, जो तुम्हारी गलतियां उसमें सुधार लाओ। इसीलिए डिटेल में यहाँ एक एक प्रश्न को बताता हूँ, उससे जुड़े तथ्यों पर विशेष निगाह डालता हूँ कि तुम्हें दिक्कत ना हो। और इस इन सब चीजों के साथ एक चीज का ध्यान रखता हूँ कि ये क्लास में समय खराब ना हो, क्योंकि समय इतनी जरूरी है ना भैया, अब एक एक सेकंड यहाँ पर जरूरी है, इसीलिए। तो प्रश्न पढ़ लिए होगे जब तक मैं बोल रहा था। तो कौन सा जल से हल्का होने के कारण भैया जल पर तैरता है, आपको पता है तैरने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए, डेंसिटी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, आपका सोडियम। जी भैया सोडियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में Na कहते हैं, इसका कितना होता है, 0.97, 0.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना जो इसका क्या होता है, इसका घनत्व तो होता है। वहीं अन्य पदार्थों का घनत्व कितना होता है, तो अगर मैं बताऊं उसके अलावा देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किसी का होता है तो मैग्नीज का। मैग्नीज का भैया 7.21 से लेके 7.44 तक होता है, ठीक है। वहीं पर फिर आपका एल्यूमिनियम का आ जाए तो इसका 2.7, कितना, 2.7, देखो मात्रक मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। और मैग्नीशियम का 1 पॉइंट आपका जो है 7 होता है, कितना, 1.73 के आसपास इसका जो है होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रश्न में आ सकता है अलग अलग तरीकों से कि जल के सापेक्ष में कितना होता है, 2.7, 7.21, 1.73 और 0.97 आपका सोडियम का होता है, ठीक है। इसीलिए आपके चारों ऑप्शंस के बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि देखो क्या है, प्रैक्टिस करने आए हो तो यहाँ जान के जाओ ना। अगर मैं केवल एक का बता के आगे बढ़ जाता तो फायदा नहीं है। क्योंकि आप अगर अच्छी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं या पैसा खर्च करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उस क्वेश्चन को बताता है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस क्लास में दे देता हूँ, आप 10,000, आप जो है 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का ऐसे क्या खरीदते, टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, उसमें भी आपको नहीं देखने को मिलता है ये सब। कभी आप अंदाज लीजिएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने के लिए वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है। चलो बताओ भैया किसे प्रथम अभिलेख माना जाता है, नहरों की जो है वो देने वाला, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए भैया जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है,
वेरी गुड, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है। देखिए क्या कह रहा है, नहरों की जानकारी। तो भैया आपको पता है नहरों की जानकारी के बारे में क्या है कि कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल थे, उनके बारे में इससे जानकारी मिलती है। उसका नाम क्या, हाथी गुम्फा अभिलेख। जी भैया, हाथी गुम्फा अभिलेख इसका नाम है। जो खारवेल थे, जो चेदिंग के शासक, चेदी वंश के शासक थे। इससे क्या पड़ता है कि ये जो है नहरों की जानकारी इससे जो है हमें मिलती है। ठीक है, इसमें नंदवंदीय शासक महापदम नंद जी हैं, उनके द्वारा जो कलिंग में नहर खुदवाए गए थे उसका उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा से हमें क्या, नंदवंशीय महापदम नंद और चेदी वंश के शासक खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है, जो नहरें खुदवाई गई थी। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर अब्दुल हमीद लाहौरी, क्या नाम भैया, अब्दुल हमीद लाहौरी, जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे। चलो बताओ। दरअसल बहुत लोग इसमें गलती कर दोगे, असलियत पता है, इन्होंने बहुत अच्छी किताब भी लिखी थी। उस किताब का नाम था क्या पता है, पादशाहनामा। जी भैया, पादशाहनामा इन्होंने ही लिखी हुई थी। ठीक है, पादशाहनामा तो इन्होंने ही लिखी हुई थी। अब बताओ तुम लोग जो है कि कौन थे ये, नाम बताओ। तो पादशाहनामा किसने लिखी थी भैया, अब्दुल हमीद लाहौरी। किसके समय लिखी थी भैया, शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में थी। ठीक है, और इस किताब से, पादशाहनामा से शाहजहां के समय का, पूरी उस समय क्या कैसी स्थितियां थी उसके बारे में जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करिए। यहाँ पर 3 दिए गए हैं, चलिए फटाफट बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है भैया, जवाब दीजिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग का आज का 11वां प्रश्न है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर किया, 1 2 3 सत्य, तीनों भैया सत्य है। ये अंतिम भाग है, इससे भैया भारतीय सेहत संगीत और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना विश्वकर्मा जी ने की थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्या बताऊं इसके बारे में, क्या ही बताऊं। आपको पता है ना कि जो आप ये देख रहे हो वेद होते हैं, 4 वेद हैं। 4 वेदों के बाद इनका फिर अपना 4 भाग में इनको मतलब बांटा गया है। एक संहिता होता है, एक ब्राह्मण होता है। ठीक है, संहिता हो गया, ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया, और उसके बाद क्या होता है आपका जो है इनका उपनिषद होता है। तो ये 4 भाग में बटे होते हैं, सबका जो है अपना अलग अलग है। शायद तुम्हारे यजुर्वेद या सामवेद है जिसका कोई आरण्यक ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। चलो कितना बेसिक सा प्रश्न है, और भैया ये पूछता है यूपी पीसीएस या विभिन्न जो स्टेट पीसीएस एग्जाम से, वो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी पूछते हैं। क्योंकि भैया देखो, आप एक चीज समझिए, आपको 120 मिनट में अगर वो आपसे कह रहा है कि हमें 150 प्रश्न तुम करके दो, तो ये बताओ अगर वो बड़े बड़े क्वेश्चन और अच्छे खासे प्रश्न देगा तो तुम कैसे करोगे, यानी तुम 150 क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाओगे। तो वो इस हिसाब से पेपर पैटर्न सेट ही होता है कि तुम 150 क्वेश्चन टच कर ले जाओ अगर तुमने सही तैयारी की है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या जवाब दिया है, सातवाहन वंश। ये भैया सातवाहन वंश को यहाँ पर दक्षिणापथ स्वामी कहा जाता है। ठीक है, ओके। आपको पता है कि इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों की राजधानी कौन सी थी भैया, प्रतिष्ठान। आप पूछा जाए प्रतिष्ठान कहाँ है भैया, तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य के, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसका संबंध नवपाषाण काल से नहीं है। आपको पता है पाषाण काल को भी जो है अलग अलग बांटा गया है। नवपाषाण काल, फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर जो है फिर अंतिम में आ जाता है आपका नौवीं। तो ये 3 भागों में इसका बंटवारा किया गया है। पहले 2 होता है, फिर 2 के बाद उसका 3 भागों में होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया जो आपका भीम बेटका का गुफा चित्र, ये प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ। किससे, प्रागैतिहासिक। और प्रागैतिहासिक जो होता है आपके, वो नवपाषाण के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, समझ गए। प्रागैतिहासिक क्या होता है, जहां से चीजें तो मिली लेकिन उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण कालीन कह दीजिए या प्रागैतिहासिक। ठीक है, मैंने बताया नहीं पूरा होता है, तो ये पूरा पाषाण कालीन से आपका जो है संबंध रखता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, बताइए। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, जी भैया यहाँ पर प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से समझना कौन सा कथन सत्य है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ये जैविक तथा अजैविक के मध्य जो है क्या बिचौलिए का काम करते हैं। चलिए बताइए भैया, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बताइए इसका क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए। पूछ रहा है, बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न अगर आप गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको खुद से अब सोचने की, समझने की जरूरत आन पड़ी है। ठीक है, चलिए बताइए।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या एक तथा दो दोनों जवाब दिया, सही कर लीजिए। जी भैया, जो उत्पादक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी इसके द्वारा ही अपना भोजन निर्माण करते हैं, इसमें कोई नहीं। ये क्या करते हैं, जैविक तथा अजैविक के बीच बिलिया बिल्कुल इनका संबंध होता है, क्योंकि उत्पादक जो होते हैं ना, इसी आधार पे इनका जो है दोनों चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसमें मुझे कुछ ऐसा बताने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो अपने आसपास देखते हो, उसमें क्या ही बताना। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बताइए कहाँ स्थित है, ये बताइए कहाँ स्थित है। ये चारों चारों राज्य आपके जो, सॉरी, चारों जो नाम देख रहे हो ये जिले हैं, और ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है, ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, प्रयागराज। जी भैया, आपके ये प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कवि बाण भट्ट। जी भैया, इनका नाम क्या है, कवि बाण भट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत जो है सूचना प्राप्त होती है। चलिए बताइए भैया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इनकी रचना क्या थी, मैं रचना बता दूं अगर लिख दूं तो शायद आपको जवाब पता लग गया हो। पता लग गया, चलो बहुत अच्छी बात है। इनकी रचना क्या थी भैया, हर्षचरित। तो हर्षचरित से भैया किसके बारे में पता लगता है, हर्ष, जी भैया, हर्ष शासक के बारे में पता लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कि निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। जी भैया, दरअसल हाथी गुम्फा, एलोरा गुफा, मतलब एक गुफा, आपको पता है ना, वो पहले के समय में गुहा लोक लेख भी प्राप्त हुए हैं। इन गुहा लेखों से भी हमें उस समय की संस्कृति और काफी चीजों का पता लगता है, क्योंकि पहले लिखने की जगह लोग जो है गुहाओं में अपने उसके द्वारा जो है उस चीज का वर्णन करते थे, या उस चीज की आकृति बना, जिससे उस समय के बारे में लोग अपनी भावनाओं को, उस समय की प्रचलित चीजों का वर्णन किया करते थे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया। जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है आपका उदयगिरी गुफा। उदयगिरी गुफा आपके कहाँ पर पड़ती है भैया, तो जितने लोगों ने इसका क्या, इसका पता है, गुप्त काल में इसका हुआ था, ठीक है। जो गुहा स्थापत कला है जो मैंने बताई, ये गुप्त काल में काफी तेजी से बढ़ा था, और इसी में जो है उदयनगर, उदयगिरी का जो विदिशा है, विदिशा के पास जो उदयगिरी है वहीं पर इसका हुआ था। और देखा जाए तो विदिशा, वैसे देखा जाए तो आपके महाराष्ट्र में, सॉरी, मध्य प्रदेश में पड़ता है विदिशा, आप देखोगे, ठीक है। यहाँ भगवान विष्णु के सम्मान में जो है इसका निर्माण करवाया गया था उदयगिरी का, ठीक है। दरअसल कई चंदेल शासक थे ना, वो क्या था कि जैसे गुप्त वंश का था, बहुत सारे गुप्त वंश भी देखने को मिलते हैं, जैन भी थे, धर्म भी थे, कुछ भागवत धर्म को भी मानते थे। ऐसी तमाम चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे इतिहास पढ़ोगे जानने को मिलेगी। तो भैया एंशियंट हिस्ट्री की क्लास में इन्हीं सब चीजों को आपके जो है कवर करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आप तैयार हैं पूरी तरीके से, तो एक बार आके चेक कर लीजिएगा उस क्लास में कि कितना तैयार है, ठीक है, बहुत जल्द आने वाली है। भारतीयों के उनके ही देश में विश्वास और उत्तरदायित्व पूर्ण पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति को नैतिक निकास, जी भी, यानी कि एथिकल एग्जिट किसने कहा था, आपको पता है। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, दादा भाई नेहरूजी। जी भैया, दादा भाई नेहरूजी जो पितामह जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने, आपको पता है कि भारत की लड़ाई में स्टार्टिंग के दिनों में बहुत अच्छे, यही जो है एक अलख जगाते थे। तब गांधी जी नहीं आए थे, तब ये जो है उस समय से ये देश को जो है आज़ादी करने और तमाम चीज़ों को लेकर के लड़ते थे, ठीक है। तो इन्होंने ही जो है नैतिक निकास की बात की थी, और इन्होंने ही थे कि जो ब्रिटिश द्वारा हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस कराया जा रहा है, काफ़ी चीज़ कराई जा रही है, तो उसको लेकर के इन्होंने ही क्या आवाज़ उठाई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा एक बेमेल है, चलिए बताइए। यहाँ पर बहुत ही कितना आसान सा सुंदर सा प्रश्न है, कितना आसान और सुंदर सा प्रश्न है, बताइए। मतलब देखते ही आपके जवाब आ जाए, आप ऐसे पढ़ते जाओगे ना तब तक आएगा अरे ये तो गलत दिया है। जी भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसकी सही जवाब क्या दिया है, जी भैया डी जवाब दिया है। इसका गठन 1946 में, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। तभी तो भैया 2 साल, 1 साल कुछ महीने लगे थे आपके, आपके जो है क्या नाम है, इसको बनने में, संविधान को, संविधान बनने के लिए यही जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, यही संविधान सभा का काम कर रही थी और सरकार का भी काम कर रही थी। तो ऐसे कॉमन सेंस से तुम लोग अगर याद करोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दो 24 अगस्त को घोषणा हुई थी, और सितंबर में जो है इसका निर्माण गठन हो गया था, ठीक है। गठन वैसे सितंबर में हुआ था, घोषणा आपके अगस्त में हुई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, वरना बाद में बहुत लोग ऐसे ऐसे कहने लगते हो कि मैंने एक कमेंट पढ़ा कि सर आपको खुद नहीं पता आप क्या पढ़ाते हो। भाई
जो कहता हूँ उसे समझो। तारीख मैंने गलत नहीं बताई है, ठीक है, मैंने तारीख नहीं गलत बताई, लेकिन क्या हुआ ना कि जब चीजें पढ़ाता रहता हूँ तो चीजें क्या होती है ना कि उसमें ओवरलैप कर जाती हैं। आप उतना देखिए, उतना कॉमन सेंस से आप समझ जाते हैं। माई फैक्ट्स जो है गलत नहीं बताता हूँ, बस क्या होती है कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाती है, क्योंकि चीजें आपको बताने में इतिहास जुड़ी, हर चीज जुड़ी, इतनी चीजें होती है, कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाता है। इसीलिए मैं बहुत ही ध्यान से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग तो बस गलती पकड़ने आते हो। काश वो खुद की गलती पकड़ लो तो क्या इतना अच्छा हो जाए। तो भैया जितने लोगों ने इसको मिलान करना कि खामती, गडकरी, कुकी, रंपा, बताइए ये किसके थे। देखो भैया, गडकरी जो थे ये आपके बेसिकली मराठाओं के समय में थे, जो फोर्ट या आपके किलों का क्या करते थे, रक्षा करते थे। तो बी का टू कहाँ कहाँ दिया है, ए और बी में दिया, यानी कि बाकी हटा दो। अब ए और बी में देखो, यानी कि देखो ए, इसका ऑप्शन से देखो कि एक दो ही होगा। अब तीन चार की तरफ बढ़ो, तो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, कुकी कहाँ, तो कुकी भैया आपके मणिपुर में, रंपा आपका तो यहाँ पर क्या तीन चार, तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर एक दो तीन चार जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। तो जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर। और भैया इसी के साथ आपकी क्लास यहाँ पर 20 प्रश्नों की क्लास भी आपकी पूरी होती है। जो मजेदार और जानकारी भरे प्रश्न है, मैं बार बार कहता हूँ, इन 20 प्रश्नों को मैं बहुत ही कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। मेरा फोकस होता है कि आपको 120 मिनट में अगर आपको 150 प्रश्न करने हैं, तो यानी कि आपके पास एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से कम का समय होता है। तो वैसी प्रैक्टिस आप बना के चलिए। हाँ, मैं यहाँ समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो इस वजह से वो थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी इतने कम समय में जिस स्पीड से मैं कराता हूँ, अगर आपने ये स्पीड बनाई रखी तो यकीन मानो तुम एग्जाम बहुत अच्छे से निकालोगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और तैयारी तो लाजवाब लल्लन टॉप हो ही रही है, ठीक है। तो बहुत जल्द आप सभी के सामने एंशिएंट इंडिया और पॉलिटी की बची हुई क्लासेस जाएंगी, जहां आपको पूरा कवर कर दिया जाएगा, और उसके बाद साइंस पर मेरा विशेष फोकस होगा। ये तीन सब्जेक्ट्स आपके प्री से पहले मेरे पूरे जो है क्या है टारगेट में है, जो मुझे आपको कंप्लीट कराने हैं। क्योंकि मैं देखा जाए तो इससे पहले मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, जो बहुत पहले पढ़ाया हुआ हूँ, लेकिन अगर आप उन क्लासेस को देख लेते हैं तो आप जान के चलिए आप पूरा पॉलिटी क्या कहना है मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाके वो प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हो, सब कुछ है। थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लो, काफ़ी चीज़ें आपके लिए सजा के रखी हुई हैं। तो आपको पाना है तो उसे जाके देखो। इस बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और लाइक नहीं किया लाइक कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले। बाय, गुड बाय।